हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, टीचिंग मेथड की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी में आज का हमारा पेपर है वो सेकंड ग्रेड 2018 साइंस के डिपार्टमेंट में विज्ञान विषय का पेपर रहेगा। और इसके साथ ही सेकंड ग्रेड 2018 साइंस के डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी के पाँचों पेपर आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम कल से 2016 वाली वैकेंसी सेकंड ग्रेड की 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसके पेपर हम कल से शुरू करेंगे। और उसके बाद 2012-13 में भी एक वैकेंसी आई थी, 2014 में आई थी, तो हम सबके कंप्लीट करेंगे। और टोटल लगभग 500-600% सेक्शन विधियों के रहेंगे। बहुत ही शानदार पर्सन है दोस्तों। आप खुद भी पूरा वीडियो देखा करें और इसके अलावा आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिले। अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, साइंस का पेपर एग्ज़ाम डेट है 18 फरवरी 2019 को ये पेपर हुआ था। और अब हम सीधा चलते हैं सेक्शन विधियों के प्रश्न में। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको पता है कि इसी जो सेकंड ग्रेड 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भर्ती है इसी में हमने ये प्रश्न है वो किया है। आप सबको याद आ रहा होगा RCM सिस्टम का। तो क्वेश्चन क्या है कि RCEM प्रणाली द्वारा उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है? बोध, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता और कौशल। तो दोस्तों, आप सबको याद आ रहा होगा कि RCMA प्रणाली के द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण वो सिर्फ 4 प्रकार किया है। तो बोध भी शामिल है उसमें, अनुप्रयोग भी शामिल है, सृजनात्मक भी शामिल है, लेकिन कौशल है वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। आप सबको एक बार मैं फिर बता दूं कि RCEM के द्वारा जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है वो 4 प्रकार का किया है। सबसे पहला है ज्ञान, उसके बाद है अवबोध या फिर बोध भी हम कह सकते हैं, फिर है अनुप्रयोग या फिर प्रयोग, और 4 नंबर पर है सृजनात्मकता या मौलिकता। तो यहाँ पर कौशल ये वर्गीकरण नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्र भ्रमण में अनुवर्तन से सीधा संबंधित नहीं है? क्षेत्र भ्रमण की बात कर रहा है यहाँ पर। विद्यार्थियों द्वारा अभिक्रमित अधिगम सामग्री विकसित करना, विद्यार्थियों के कार्य का विश्लेषण करना चाहिए, एकत्रित सामग्री को प्रदर्शित करना चाहिए और छात्रों से प्रतिवेदन प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। बात तो कर रहा है क्षेत्र भ्रमण की। तो क्षेत्र भ्रमण में दोस्तों अभिक्रमित अधिगम वो कहाँ पे काम में आएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 105 में बिल्कुल राइट है दोस्तों। आपकी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आंसर आपको जो बोर्ड ने माने हैं RPSC की जो फाइनल आंसर की है वो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। फिर आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा घटक भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों, जो ये भावात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष है, इससे संबंधित लास्ट टाइम भी आज तक जो भी रीट या RTET की एग्ज़ाम हुई है उसमें 1 या 2 प्रश्न जरूर आए हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि भावात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा घटक नहीं आता है? आग्रहण, अनुक्रिया, स्वाभाविकरण और चरित्र निर्माण। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 स्वाभाविकरण है दोस्तों, ये क्रियात्मक पक्ष का है, भावात्मक पक्ष का नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आग्रहण, अनुक्रिया और चरित्र निर्माण तो भावात्मक पक्ष का सबसे लास्ट वाला स्तर है वो चरित्र निर्माण ही है। फिर आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107। विज्ञान प्रयोगशाला में संग्रहित जीवों का परीक्षण निम्नलिखित में से किस रसायन द्वारा किया जाता है? एमिनो अम्ल, केरोसिन, फॉर्मेलिन, अरंडी तेल। तो दोस्तों, ये बीच में एक साइंस का प्रश्न आ गया है, लेकिन फिर भी प्रयोगशाला से संबंधित है तो हो सकता है शिक्षण विधियों से रिलेटेड करके इसको पूछा गया हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मेलिन। जो विज्ञान की प्रयोगशाला उसमें जीवों का परीक्षण है वो फॉर्मेलिन के विलयन में करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों ये कूट वाला प्रश्न है। प्रोजेक्ट विधि वो किसके द्वारा दी गई है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन और ह्यूरिस्टिक विधि। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है एकदम से। ये तो आपको याद होने चाहिए कि कम से कम बहुत आसान यहाँ पर पूछी गई है। तो प्रोजेक्ट विधि दोस्तों आप सबको पता है कि किलपेट्रिक के द्वारा दी गई है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन वो BF स्किनर की है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन क्राउडर की है, और ह्यूरिस्टिक विधि है आर्मस्ट्रॉन्ग की है। तो फर्स्ट में हो जाएगा 3। तो 3 है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पर। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 ही इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर है। 108 में ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। 109 नंबर, भावात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था जॉन डेवी ने, गिलफोर्ड ने, क्रथवाल व अन्य ने और सिम्पसन ने। तो दोस्तों, ये भी शानदार प्रश्न है। तो भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष का तो वर्गीकरण सिम्पसन ने किया था और भावात्मक पक्ष का किया था जॉन क्रथवाल व अन्य ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 2। अब आता है अगला प्रश्न,
110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष का अंतिम वर्ग है यदि इन्हें निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जमाएं। तो दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण मतलब सिर्फ एक सारणी से आप देख रहे होंगे कि हमने जो भी 6-7 क्वेश्चन किया है उसमें से ये शायद तीसरा या चौथा प्रश्न है जो उस सारणी में से आया है, और मात्र 7 या 8 लाइन की सारणी है और 20 या 22 शब्द आपको याद रखने हैं। उसमें से ही आप मतलब ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष याद रख लें तो बचा हुआ है वो अपने आप वो सिमप्सन वाला हो जाएगा दोस्तों, भावात्मक पक्ष से संबंधित है वो हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ 15 नाम याद रखने हैं, उसमें से 4 या 5 प्रश्न आ चुके हैं, आपने देखे होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहा है क्रियात्मक पक्ष का अंतिम वर्ग है यदि इन्हें निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जमाएं। तो स्वाभाविकरण, समन्वय, आदत निर्माण या फिर नियंत्रण। तो दोस्तों आप सबको पता है कि क्रियात्मक पक्ष की बात कर रहा है तो क्रियात्मक पक्ष में सबसे उच्च स्तर है वो दोस्तों स्वाभाविकरण है। 110 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की बाल केंद्रित विधि नहीं है। बाल केंद्रित विधि नहीं है, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधि। तो इसमें से कौन सी शिक्षण की विधि है वो बाल केंद्रित विधि नहीं है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा प्रदर्शन विधि वैसे मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, लेकिन इसमें प्रयोग है वो सिर्फ शिक्षक करता है, तो ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है। प्रदर्शन विधि है वो शिक्षक केंद्रित होती है, बाल केंद्रित विधि है वो नहीं होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है। तो दोस्तों ये तो रीट में भी आया था, मेरे को याद आ रहा है रीट 2018 में ये प्रश्न आया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है सभी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक पक्षों का संपूर्ण मूल्यांकन, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन और विद्यार्थियों के विद्यालयी और सह-विद्यालयी पक्ष के समग्र बाल व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन। तो दोस्तों 112 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 112 में ऑप्शन नंबर 4 ये है व्यापक शब्द का अर्थ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है। शायद दोस्तों हमने ये दो जो पेपर किए हैं, मतलब दो का मतलब है कि जो जनरल डिपार्टमेंट वाली भर्ती और ये संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भर्ती, इसमें शायद ये तीसरी बार ये परिभाषा शायद रिपीट हो रही है और आप सबको भी याद हो गई होगी इतने दिन में। तो किलपेटिक की परिभाषा दी हुई है 113 में ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट है। फिर आता है दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 114, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, विशिष्टीकरण, तुलना एवं सहचार्य। तो दोस्तों आप सबको पता होगा विशिष्टीकरण है वो इसका कोई भी पद नहीं है हर्बर्ट की पंचपदी का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। विशिष्टीकरण है वो बिल्कुल भी पद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है। विषय निष्ठता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता। तो दोस्तों व्यक्तिपरकता वो गुण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है दोस्तों इस क्वेश्चन का। 115 में ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। उत्पाद व प्रक्रिया, केवल उत्पाद, केवल प्रक्रिया और न तो उत्पाद और न ही प्रक्रिया। तो दोस्तों विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर होगा दोस्तों उत्पाद व प्रक्रिया दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट है। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रीट के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वास्तव में बहुत ही शानदार प्रश्न है कि विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है उत्पाद व प्रक्रिया के रूप में। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 द्वारा संस्तुतित मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, यह भी बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करना कि बच्चों का चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाएं, और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की तुलना करना। तो दोस्तों आप सबको पता है कि एनसीएफ 2005 में ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल भी इसका मार्गदर्शक सिद्धांत है वो नहीं है दोस्तों। मार्गदर्शक सिद्धांत तो 4-5 सिद्धांत ही हैं, वो आपको याद रखना है कि ग्रेड प्रणाली लागू करनी, ज्ञान को बाहर के विद्यालय के बाहर के जीवन से भी जोड़ना, पढ़ाई है वो रटन प्रणाली से मुक्त करना और चहुमुखी विकास करना, ये सब इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये इसका मार्गदर्शक सिद्धांत है वो नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। फिर दोस्तों एक ये परिभाषा है कि विज्ञान का अर्थ केवल मात्र प्रश्नावली देखने तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए या इसको या उसको मिलाना ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। यह कथन किसने कहा है।
राधाकृष्णन ने, भटनागर ने, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद ने। तो दोस्तों यहाँ ये तो आपको रटना पड़ेगा, परिभाषा है तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, 118 में ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है अगला प्रश्न, इकाई योजना के निम्नलिखित पदों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। अधिगम क्रियाएं, परीक्षण प्रक्रियाएं, विशिष्टीकरण के साथ उद्देश्य और विषय वस्तु विश्लेषण। तो दोस्तों इसमें इकाई योजना के अनुसार इसको क्रम से व्यवस्थित करना है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। 119 में ऑप्शन नंबर 2, मतलब सबसे पहले विषय वस्तु का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद विशिष्टीकरण के साथ उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों अधिगम की क्रियाएं करते हैं और लास्ट में परीक्षण प्रक्रियाएं करते हैं। तो DCAB ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर आता है अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 में कितने राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पत्रों का गठन किया गया था? 20, 21, 22, 23। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ 2005 वाला। इसमें छोटे से टॉपिक में से 2 प्रश्न तो डेफिनेटली आते ही हैं। तो एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पत्रों का दोस्तों 21 आधार पत्र थे। 120 में ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट है, 21 आधार पत्र थे और टोटल 38 सदस्य टोटल थे और आधार पत्र हैं वो दोस्तों 21 थे। एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पत्र वो सिर्फ 21 थे। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। फिर आता है अगला प्रश्न 120 में ऑप्शन नंबर 2। 121 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बालकों के गुणात्मक परिवर्तनों को मापने की नहीं है? नियत कार्य या दत्त कार्य, प्रश्नावली, परिसूची और अवलोकन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि कौन सी तकनीक बालकों के गुणात्मक परिवर्तनों को मापने की नहीं है? तो नियत कार्य या दत्त कार्य वो गुणात्मक परिवर्तनों को मापने की इकाई नहीं है दोस्तों। जो होमवर्क देते हैं वो बिल्कुल भी गुणात्मक परिवर्तन के लिए बिल्कुल सही नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, नियत कार्य या फिर दत्त कार्य। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संकलात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन। और इसको कोड दे रखा है दोस्तों, मतलब काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिख जाए एक ही स्क्रीन पे। हाँ ये देखिए दोस्तों, अब संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है और रचनात्मक क्या होता है। मतलब 4 हैं और इन चारों शब्दों में से आपके रिट में डेफिनेटली 2 या 3 प्रश्न आने हैं दोस्तों। तो आप आराम से देख लेना, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि कोई कन्फ्यूज़न भी बाद में ना रहे। तो सबसे पहले है दोस्तों, कमज़ोर अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त कार्य योजना का संरूपण, प्रगति की निगरानी, उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करना और अधिगम कठिनाइयों को पहचानना। और नीचे दे रखे हैं इसके कोड। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो होगा, मतलब संकलनात्मक मूल्यांकन वो क्या होता है। तो दोस्तों संकलनात्मक मूल्यांकन वो होता है, 1 मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए पूरा। हाँ, तो संकलनात्मक मूल्यांकन वो दोस्तों क्या होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन वो होता है उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करना। मतलब ए में मिल जाएगा ऑप्शन 3 से, उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करना वो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। उसके बाद दोस्तों निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, तो निदानात्मक परीक्षण होता है वो अधिगम कठिनाइयों को पहचानना होता है। आप सबको पता है कि जो कठिनाई आ रही है उसका पहचान करना वो निदानात्मक परीक्षण में करते हैं, तो ये 4 से मिल जाएगा। फिर आता है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण, जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको दूर करने का कार्य है वो उपचारात्मक शिक्षण में करते हैं। तो ऑप्शन ये सी है वो 1 से मिल जाएगा। और लास्ट है रचनात्मक मूल्यांकन, वो अपने आप ही प्रगति की निगरानी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट है, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। 122 में ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट, ये देखिए मैं पूरी स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। 122 में है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है दोस्तों। फिर आता है अगला प्रश्न, बहुसंवेदी शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में चुंबकीय बोर्ड किस कार्य में प्रयुक्त होता है? लोह वस्तुओं को पृथक करने में, किसी भी प्रयोगों के आयोजन में, चुंबकीय सामग्री से लगी दृश्य सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए, या फिर कक्ष को सुंदर बनाने में। तो दोस्तों 123 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चुंबकीय सामग्री से लगी दृश्य सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ये थे दोस्तों, शायद कंप्लीट हो गए हैं 123%। मैथमेटिक्स के हम पहले कर चुके हैं, तो इसी प्रकार ये 20% थे दोस्तों। आज साइंस के उम्मीद करूँगा आपको पसंद आए होंगे। कुछ प्रश्न है वो वास्तव में बहुत ही शानदार और आने लायक हैं। 122 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 121 का भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनसीएफ वाले तो आप सबको पता है कि आते ही आते हैं। परिभाषा आप ज़रूर देख सकते हैं, ये परिभाषा नई है,
बिल्कुल ही मतलब कम पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि रीट के अंदर भी आ जाए। तो आप एक बार फिर भी इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना। 118 नंबर प्रश्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को आप लाइक करेंगे और पूरा देखेंगे, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।